आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो है फिज़िकल वर्ल्ड। ओके, ना फिज़िकल वर्ल्ड में फर्स्ट टॉपिक है वो है डिफाइन फिज़िक्स। तो फिज़िक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? नाउ फिज़िक्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडिंग नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ओके, नाउ नेचुरल फिनोमेना क्या है? जो भी चीज़ नेचुरली अकरिंग होता है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट्स और बिटवीन द टू बॉडीज़, रेनफॉल, ऑल दिस जो भी है जो नेचुरली अकरिंग होता है, इन सब का स्टडी अंदर फिज़िक्स में होता है। तो यही सब का स्टडी को फिज़िक्स बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है फिज़िक्स को सर्टेन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। नाउ फर्स्ट है मैकेनिक्स। ओके, नाउ मैकेनिक्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है, वन डायमेंशन मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, नाउ सर्कुलर मोशन है, वर्क पावर एनर्जी है, सेंटर ऑफ मास, ये सब कैटेगरीज में इसको डिवाइडेड किया गया है। ओके, जो कि हमको कवर अप करना है। नाउ नेक्स्ट है वेव्स एंड ऑसिलेशंस। वेव्स एंड ऑसिलेशंस को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैकेनिकल वेव्स, साउंड, डॉपलर इफेक्ट, वेव इंटरफेरेंसेस एंड ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट ब्रांच है वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। नाउ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफ़र मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे, कार्नोट साइकिल्स एंड मेनी मोर। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड हीट इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कार्नोट साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब का डिस्क्रिप्शन रहेगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इंक्लूडिंग फ्लूइड मैकेनिक्स। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में बेसिकली थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो उस चीज़ का जो प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ेंगे। नाउ फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग फ्लूइड का मोशंस, फ्लूइड का बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल विस्कोसिटीज़ एंड ऑल। ओके, फ्लूइड डायनामिक्स है, वो सब पढ़ेंगे। नाउ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड में जो बिहेवियर होता है या अदर करंट के साथ, इलेक्ट्रिक करंट का अदर इलेक्ट्रिक करंट के साथ कैसा बिहेवियर होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से बिहेवियर होता है, वो सब चीज़ के बारे में इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कवर अप है। ओके, नाउ नेक्स्ट है ऑप्टिक्स एंड रिलेटिविटी। नाउ ऑप्टिक्स एंड रिलेटिविटी में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लाइट के बारे में फॉर एग्जांपल लेंसेज है, स्फेरिकल मिरर्स है। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में ऑप्टिक्स एंड रिलेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। देन इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स है जो साइंटिफिक पर्पस में यूज़ होता है, वो सब चीज़ हम कवर अप करेंगे इसमें। नाउ नेक्स्ट ब्रांच है फिज़िक्स में, वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स। नाउ एटॉमिक फ़िज़िक्स में एक इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस में कैसा होता है, उस चीज़ में हम लोग एटॉमिक फ़िज़िक्स में पढ़ा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में पूरा का पूरा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, वो पूरा का पूरा एटम में एटॉमिक बिहेवियर के बारे में न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़ा जाता है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस हम लोगों लाइफ को मोर ईजियर करते जा रहा है। जैसे कम्युनिकेशन, हम कहीं भी बैठ के किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, आज के जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिफरेंट चीज़ों को सजाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट किया जा सकता है। ओके, तो ये भी ब्रांचेस है फिज़िक्स का ही। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस, जिसमें लॉजिक गेट्स वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, जो मॉडर्न फिज़िक्स में रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज। नाउ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करने के लिए कुछ सर्टेन लॉज बनाया गया है। उस सर्टेन लॉज को अगर हम समझें और उसको अप्लाई करें तो हमको उस पर्टिकुलर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने में और इजी होगा। इस पर्टिकुलर लॉज को, मतलब इस पर्टिकुलर जो लॉज लिखा गया है उस लॉज के अंडर में ही रहेगा।
ओके, तो ना कुछ सर्टेन लॉज है, वो है बेसिक लॉज है जो हम लोग पढ़ेंगे, वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट, सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी, देन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज मास नंबर, एंड एट लास्ट है कंजर्वेशन ऑफ लॉज एंड सिमेट्री। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल लॉज को फर्दर डिस्कस करने से पहले कुछ सर्टेन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो दो टॉपिक्स है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, नाउ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? इट इज दैट फोर्स इन विच टोटल वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ path, okay, and it depends only on the final and initial position of the body. अब कंजर्वेटिव फोर्स कैसा फोर्स है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बॉडी है पोजीशन ए पर, जिस पर एनर्जी उस पोजीशन पर जीरो है क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा है। अगर इस बॉडी को अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करें, इसमें इस बॉडी को अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स CF कंजर्वेटिव फोर्स दें, तो वो बॉडी A से B तक डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, नाउ ये बॉडी अब A to B तक डिस्प्लेस होगा तो बॉडी में कुछ वर्क डन होगा। नाउ वो वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड फोर्स वी नो दैट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? ma, एंड डिस्प्लेसमेंट अगर हम x लिए हैं तो mx हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। नाउ कंजर्वेटिव वो फोर्स है जो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो इट मीन्स दैट कि अगर बॉडी आइदर पाथ A को फॉलो किया है और पाथ B को फॉलो किया है या पाथ थर्ड को फॉलो किया है, वर्क डन हर केस में वर्क डन हमेशा max एंड max ही मिलेगा। ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ओके, जिसका एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स। ओके, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक्सपेरिमेंट 2 लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट 2 में देखते हैं क्या है। नाउ बॉडी ए है, जो एक सर्टेन बॉडी एट पोजीशन ए पे रखा गया है, उसको हम अगर कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई किए तो बॉडी A to B तक डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसको दो केसेस में डिवाइड किया है, केस 1 एंड केस 2। ओके, नाउ केस 1 में बॉडी सिर्फ A से B तक डिस्प्लेस हुआ है, तो A से B तक डिस्प्लेस होने से वो बॉडी में 6 जूल ऑफ वर्क डन हुआ। उसमें सपोज 6 जूल 1 2 3 4 5 6 जूल ऑफ वर्क डन हुआ। ओके, नाउ सेकेंड केस में क्या हो रहा है? बॉडी फर्स्ट A से B तक डिस्प्लेस हो रहा है, अगेन फिर B से A तक गया, फिर A to B तक गया। ओके, नाउ बॉडी सिंस हम लोगों को पता है, सिंस वी नो दैट कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो बॉडी जब A से B तक गया तो वो पॉजिटिव 6 जूल तक गया। 6 जूल अगर हुआ पॉजिटिव, ठीक है, एंड जब वापस B से A आया तो नेगेटिव होगा 6 जूल, और फिर अगेन A से B तक गया तो वो 6 जूल एनर्जी अगेन कंज्यूम करेगा। नाउ इन तीनों पाथ में एक ही पाथ फॉलो हुआ है 3 बार, 3 टाइम्स, हेंस फिर भी हमको लास्टली रिजल्ट मिल रहा है वो है 6 जूल। इट मीन्स दैट केस 1 इक्वल्स टू केस 2 हो गया। तो यही फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। इट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ये सिर्फ बॉडी का इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट देखेगा। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखेगा, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। चाहे इस बॉडी को हम 1 बार करें, 3 बार करें, 4 बार यहाँ से डिस्प्लेस करें, बॉडी का सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, नाउ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? नाउ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज दैट फोर्स इन विच टोटल वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड and it does not depends only on final and initial position of the body। अब एग्जाम्पल क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का? वो है फ्रिक्शनल फोर्स। इट मीन्स दैट यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडरेबल नहीं था, अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडरेबल है।
तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल इसमें भी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एट ए एक बॉडी को प्लेस किया गया है और इसको जो फोर्स दिए हैं वो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर इसको फॉर पर्टिकुलर ना, ये फोर्स क्या हुआ, ये बॉडी ए टू बी तक मूव गया, पाथ ए है और पाथ बी से फॉलो अप किया। नाउ सिंस अगर ये बॉडी ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक गया, तो उस बॉडी को फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम करना पड़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स से कि अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ सिंस पाथ 2 पाथ 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स दैट जो बॉडी अगर पाथ 2 को फॉलो करा है तो इस पर वर्क डन उसको ज़्यादा करना पड़ा होगा अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इन कंपैरिजन टू पाथ 1। हेंस जो वर्क डन हुआ है 2 पर, वो वर्क डन पाथ 1 से ज़्यादा है। ओके, नाउ दिस टाइप्स ऑफ फोर्स इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलास्टिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, होपफुली आपको समझ आया होगा कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मोशन अंडर एनी एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। इट मीन्स, नाउ इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, इस एग्जाम्पल में सपोज एक बॉडी है एट पोजीशन ए, ठीक है। ये बॉडी अंडर फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल। ओके, नाउ अब ये बॉडी अगर फ्री फॉल हुआ तो इनिशियली इसमें वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हाइट है वो है h फ्रॉम ग्राउंड टू ए, और पोजीशन, इस ग्राउंड लेवल का पोजीशन को ले लेते हैं b, जिस पोजीशन पर h है 0। ओके, नाउ इस पोजीशन पर हमको पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, एंड सिंस इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 0। तो इस पोजीशन पर हमको मैकेनिकल एनर्जी कितना मिलेगा? mgh। ओके, नाउ अब अगर ये बॉडी ए से बी तक गया, ये बॉडी अंडर फ्री फॉल ए से बी तक गया, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स फ्री फॉल। ओके, तो इस पोजीशन पर हाइट 0 है एंड कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, सपोज x किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, इतना वेलोसिटी हो गया इसमें सपोज। तो इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv²। ओके, नाउ इस केस में क्या हो रहा है? पोजीशन ए से जब बॉडी बी तक आ रहा है तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, सिंस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए अगर एक एग्जाम्पल लें, जैसे सपोज इस पोजीशन पर हाइट है वो मैक्सिमम है, ठीक है, एंड वेलोसिटी है वो मिनिमम है। ठीक है, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू को 1 ले और मिनिमम वैल्यू को अगर 0 लें तो इस पोजीशन पर इफ मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम 1 लें और मिनिमम वैल्यू को अगर 0 लें तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मैक्सिमम है, हाइट मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0।
तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रहा है, 1 + 0 = 1 होगा। एट बी पे क्या होगा, अब यहाँ पर H 0 है ना, सिंस अगर H मिनिमम है, H इज मिनिमम, तो इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, एंड V इज मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ ये वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 1 मैक्सिमम है, तो मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, 1 + 0 = 1, बिकॉज वी नो दैट मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो हर केस में एट पोजीशन ए, एट पोजीशन बी भी हमको मैकेनिकल एनर्जी 1 मिला, इस पोजीशन पर मैकेनिकल एनर्जी भी 1 मिला। अगर हम एक सेंटर पॉइंट कंसीडर करें, एक सेंट्रल पार्ट कंसीडर करें जो पॉइंट सी है, इस पोजीशन पर अगर पोटेंशियल एनर्जी हाफ होगा और काइनेटिक एनर्जी भी तो हाफ होगा, तो इस पोजीशन पर हमको मैकेनिकल एनर्जी कितना मिलेगा, वो भी 1 होगा, हाफ प्लस हाफ कितना होगा, 1। तो अब ये तीनों केस कब देखो, तीनों केस में मैकेनिकल एनर्जी 1 है, इट मीन्स हेंस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अब ये कब है, जब इस पोजीशन पर हमको कंजर्वेटिव फोर्स दिया गया है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स दिया गया है, हेंस मैकेनिकल एनर्जी इज ऑल द केसेस इज कंजर्व्ड। ओके, नाउ अब नेक्स्ट लॉ पे चलते हैं। नेक्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इस लॉ में यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये टोटल एनर्जी किस केस में होगा, ये उस केस में होगा जब मोशन अंडर एनी एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। इट मीन्स दैट हम फर्स्ट जब इस केस में हम कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात किए थे, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडरेबल नहीं था, इसलिए पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, और हेंस हर पोजीशन पर हमको मैकेनिकल एनर्जी इक्वल मिला, दैट इज कंजर्व मिला। बट इस केस में क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, तो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स कंसिडरेबल होगा। ओके, नाउ तो मोशन अंडर एनी एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स। Though mechanical energy is not conserved, in this case mechanical energy is not conserved, but total energy is conserved, but total energy in an isolated system is conserved. Okay, now इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में बस एक चीज़ कंसिडर करेंगे कि हम इस पूरे एग्जाम्पल को एक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट कर देंगे, आइसोलेटेड सिस्टम के अंडर में रखेंगे। ओके, नाउ अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट कंसिडर करें, एक बॉडी है एट पोजीशन ए, बॉडी ए से बी तक गया। ओके, नाउ इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में बॉडी ए से बी तक तो जा रहा है। ओके, नाउ अब इस बॉडी को फोर्स कौन सा लगा, अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, नाउ जब फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो इस केस में क्या होगा, इस पोजीशन पर जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरा का पूरा काइनेटिक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, होगा क्या,
इस केस में जब ये बॉडी इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जो mgh है, क्या होगा, फ्रिक्शनल, इस पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी जब नीचे आएगा तो उसको फ्रिक्शनल एनर्जी, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स के लिए उससे ओवरकम हो जाएगा। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फ्रिक्शनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये कुछ पार्ट फ्रिक्शनल फोर्स कंज्यूम कर लेगा, कुछ एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्स कंज्यूम कर लेगा। तो वो फ्रिक्शनल एनर्जी प्लस जो काइनेटिक एनर्जी इसको मिला है, उन दोनों का समेशन होगा पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ अगर एक चीज़ कंसिडर करें इस पॉइंट में, सपोज ये बॉडी है, इस पोजीशन पे आके स्ट्राइक किया, इफ अ बॉडी स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस, ओके, तो इस पोजीशन पर हमको कौन कौन सा एनर्जी मिलेगा, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ओके, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ओके, अब इस आइसोलेटेड सिस्टम से कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, नो एनर्जी ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर। इट मीन्स दैट कि ये जो भी एनर्जीज मिला है, ये कौन सा एनर्जीज है, वही वही पोटेंशियल एनर्जी है जो इस पोजीशन पर बॉडी ए के पास है। हेंस, तो अब नाउ टोटल एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम में कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी जो उसको ए पोजीशन पर दिया गया है। ये क्या होगा, फ्रिक्शनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। Hence total energy is conserved. Total energy is conserved. ओके, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। According to Einstein's theory, he told that, ये क्या बोले, according to Einstein's principle, Einstein's mass energy equivalence that said that anything having mass has an equivalent amount of energy. इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी में जितना मास है उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। That is the substance, if a substance loses an amount of del m, अगर कोई बॉडी del m amount of energy lose करता है of its mass, an equivalent amount of del E energy is produced. It means that अगर कोई बॉडी del E mm amount of energy mass lose करेगा तो del E energy, उससे वो del E energy produce करेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी का पार्ट ए में आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन के बारे में डिस्कशन है। कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी में हम पेयर एनिहिलेशन प्रोसेस से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखते हैं इसमें कैसे है। द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ अ पॉजिट्रॉन टू प्रोड्यूस गामा रेज इज नोन एज पेयर एनिहिलेशन। नाउ पेयर एनिहिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को स्ट्राइक कराने से गामा रे फोटॉन्स मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, डोंट कंफ्यूज बिटवीन पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिफरेंट because
their mass is different. Okay, but mass of positron and mass of electron is same, only they are oppositely charged. ठीक है, दोनों सिर्फ ऑपोजिटली चार्ज है, दोनों का मास सेम है लेकिन दोनों ऑपोजिटली चार्ज है। इसलिए पॉजिट्रॉन को कैसे डिफाइन करते हैं? पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल, एंटी ये पार्टिकल है और ये इसका एंटी पार्टिकल है, एंटी मीन्स ऑपोजिट, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब दो अपोजिट चार्जेस को अगर हम नज़दीक रख दें तो क्या होगा? दोनों में हाई फोर्स का अट्रैक्शन होगा ना। अब दोनों जब हाई फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा? कोलिजन। ना आफ्टर कोलिजन ये क्या होगा? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है गामा रे फोटॉन्स, जो एक एनर्जी है। ओके, ना इस केस में एनर्जी प्लस मास इक्वेशन कैसे बना? ना इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन में क्या होता है? मास होता है ना। दोनों मास एक दूसरे से अगर अट्रैक्ट होकर के कोलाइड किया और किस में कन्वर्ट हुआ? गामा रे फोटॉन्स में, दैट इज एनर्जी। इट मीन्स जितना मास था वो पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। ओके, नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ना कंजर्वेशन, अंडर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज एक ग्लास है जो न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल स्टेट में कैसे है? इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। एक सिल्क लिए हैं ना, एक सिल्क में अगेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना। ये जस्ट एग्जांपल है, सपोज इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज इसमें 15 प्रोटॉन्स है, तो अगेन ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और ग्लास रॉड में 10 है और ये भी 10 है, तो ये इक्वल होकर के चार्ज, नेट चार्ज 0 बनेगा। ओके, नाउ आफ्टर रबिंग, आफ्टर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या करते हैं? दो अलग अलग बॉडीज को हम रब करते हैं, नॉन कंडक्टर्स को। ओके, ना रब करने के बाद क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर दो इलेक्ट्रॉन सिल्क में से ट्रांसफर हो गया ग्लास में, अब क्या हो गया? ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो गया। तो अब क्या होगा? इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा? पहले 10 था, अब इसमें से 2 ट्रांसफर हो गया, तो कितना हो गया? -12। ओके, एंड प्रोटॉन्स कितना था? 10। तो हेंस अब क्या होगा? फाइनल रिजल्टेंट कितना मिलेगा हमको? -2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा, हेंस ये नेगेटिवली चार्ज अप हो जाएगा। इन कॉन्ट्ररी, इसके ऑपोजिट में क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम हो जाएगा, तो -13 हो गया, 2 इसमें ज़्यादा हुआ, 2 कम हो गया। प्रोटॉन्स कितना है? 15। हेंस इसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स ज़्यादा है, दैट इज प्रोटॉन्स ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसका इन्फ्लुएंस है ये पॉजिटिवली चार्ज अप हो जाएगा। नाउ अब अगर इस पूरा एक्सपेरिमेंट को अगर हम आइसोलेट कर दें, अगर इस पूरा एक्सपेरिमेंट को हम अगर आइसोलेटेड सिस्टम के अंडर में रखेंगे, इट मीन्स दैट चार्ज जो है वो अंदर से बाहर फ्लो नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या होगा? अगर हम ग्लास और सिल्क सिस्टम, पूरा सिस्टम को एक साथ कंसिडर करें, तो इसमें देखिए जितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, डेवलप हुआ है, उतना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ होगा। अगर इस दोनों को रब करें हैं तो जितना नेगेटिव चार्ज इसमें डेवलप हुआ है उतना ही पॉजिटिव चार्ज हमेशा डेवलप होगा ना। इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो -2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 अगेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, हेंस चार्ज इज कंजर्व्ड। तो बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग चार्ज इज कंजर्व्ड, दोनों तरफ 0 है, न्यूट्रल स्टेट में है, दोनों तरफ इक्वल है। ओके, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ नेक्स्ट
कंजर्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, conservation number of nucleons, that is mass number. Okay, now in different nuclear reactions there is only rearrangement of protons and neutrons, but total number of neutrons and protons is separately equal for the reactants and the products. ना इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. अगर एक रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम को कंसिडर करें तो इस रेडियो एक्टिव डिके में ये क्या होता है, मास नंबर, ये है मास नंबर, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर. ओके, नाउ मास नंबर ऑफ यूरेनियम अगर डिके हुआ तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, थोरियम एंड अल्फा पार्टिकल्स में. ओके, नाउ थोरियम का मास नंबर कितना है, 234, और हीलियम का मास नंबर कितना है, 4. हीलियम 4 एंड 2 को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, अल्फा एमिशन. ओके, अल्फा पार्टिकल एमिशन. तो कितना है इसमें, 4. नाउ अगर इन दोनों को अगेन कंबाइन करें आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर डिके, तो टोटल मास नंबर कितना होगा, 234 प्लस 4 238, दैट इज 238. तो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, दैट इज आफ्टर डिके, total number of nucleons mass number in reactants and product is same, in reactants and product is same, hence number of nucleons is conserved. ओके, इसको हम एटॉमिक नंबर से भी देखते हैं. एटॉमिक नंबर 92 है, इसमें 90 प्लस 2 अगेन इट बिकम 92. तो 92 प्लस इधर भी 92, तो हेंस टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन दैट इज कंजर्व्ड. ओके, ये है कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ है, वो है कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री. नाउ कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री के अंडर में क्या है, अकॉर्डिंग टू नॉदर्स थ्योरम, ये साइंटिस्ट का नाम था, अकॉर्डिंग टू नॉदर्स थ्योरम इट स्टेट्स दैट अ पर्टिकुलर मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम, एक आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम में अगर एक प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट किया गया है ए, ओके, डज नॉट चेंज एज द सिस्टम इवॉल्व्स ओवर द टाइम. ये कभी भी चेंज नहीं होगा. सपोज एक पर्टिकुलर टाइम में, सपोज एक पर्टिकुलर डे में या ईयर में एक एक्सपेरिमेंट किया गया वो हुआ ए. ओके, नाउ आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, अगर सेम कंडीशंस में अंडर सेम कंडीशंस एंड टाइम, अंडर सेम, जिस एक्सपेरिमेंट को होने में जितना टाइम लगा है, एक्सपेरिमेंट को होने में जितना टाइम लगा है, ठीक है, अंडर सेम कंडीशंस हमको रिजल्टेंट हमेशा सेम होगा. रिजल्ट विल ऑलवेज बी सेम. रिजल्ट हमेशा सेम होगा, रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम में है. तो टाइम के साथ कभी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है. वही है कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री. होपफुली कंजर्वेशन ऑफ लॉज के बारे में आपको समझ में आया होगा. ओके, आज के लिए बस इतना ही. टेक केयर एंड थैंक यू.